वेलकम यू ऑल इन माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। सो आज हम बात करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है हमने देखा था कि वो क्या है, एडिटिव इन नेचर है। सेकंड वो क्या है, क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करते हैं। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, और ई क्या है यहाँ जहाँ पर, वो है एलिमेंट्री चार्ज का, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू जो होती है वो स्मॉल ई से डिनोट होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज में पहले समझना कि एडिटिविटी और क्वांटाइजेशन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कंजर्वेशन लॉ की। ठीक है, सो आज अगर आपने वो वीडियो देखी है तो स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है, तो इसको समझते हैं। आपने क्लास 11th में कुछ कंजर्वेशन लॉस के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी कहने का मतलब कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, तो कोई भी आइसोलेटेड बॉडी है उसके अंदर जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो सिस्टम का क्या होगा, कंजर्व होगा। आपने यहाँ पर पढ़ा था कि लीनियर, अगर हम बाहर से कहीं पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो सिस्टम में जितना मोमेंटम होगा, जितना लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वो इक्वल रहेगा। तो ये क्या बता रहा है हमें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इसी को लेट में रखते हुए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है कि किसी बॉडी पर आने वाला जो नेट चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब कि जितना नेट चार्ज पहले था फिर उतना ही नेट चार्ज हमारे पास बाद में भी रहेगा। कहने का मतलब कि हम सिस्टम में कहीं पर, यूनिवर्स में कहीं पर एक चार्ज ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना चार्ज को बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जो टोटल चार्ज होगा या टोटल नेट चार्ज ऑलवेज remains कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो नेट चार्ज होगा किसी बॉडी के ऊपर वो क्या होगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल किस तरह से कि हमारे पास, आपने ये पढ़ा होगा कंजर्वेशन में, एनर्जी के कंजर्वेशन में भी पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम उसको नहीं खत्म कर सकते, ना ही उसको बना सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। वही बात है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर भी कि किसी एक चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी में हम एक चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि एक बॉडी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, उससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। पर क्या होगा, हम इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर तो कर पा रहे हैं लेकिन हम इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम क्या करें, और होगा क्या, जब ऐसा होता है, ऐसी प्रोसेस होती है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर होते हैं तो नेट जो हमारे पास चार्ज होता है, टोटल सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, उसका नेट चार्ज इनिशियल नेट चार्ज के बराबर होना चाहिए। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि अगर हम किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं, किससे, सिल्क की क्लोथ से, तो ग्लास रॉड में जो ग्लास रॉड होती है हमारे पास, उसमें कैसा चार्ज आ जाता है, उसमें प्लस चार्ज आ जाता है, और जहां पर सिल्क रॉड में कैसा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इनिशियली जब हमारे पास सिल्क रॉड और ग्लास रॉड अलग अलग थे तो उनमें कोई चार्जेस नहीं था। जो हमारे पास ग्लास रॉड था उसमें प्लस चार्ज थे, और हमारे पास जो सिल्क रॉड था उसमें क्या था, माइनस चार्ज था। उसमें कोई भी चार्ज नहीं था। तो जैसे हमने उसको रब किया तो होगा क्या, इसमें प्लस चार्ज डेवलप हो गया और इसमें माइनस चार्ज डेवलप हो गए। ठीक है, जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज डेवलप हो गए, लेकिन इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसमें उतना ही चार्ज डेवलप होगा जितना सिल्क क्लॉथ में डेवलप हुआ है। मतलब कि अगर इसमें प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है तो इसमें माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा। तो अगर इन दोनों का सम करेंगे, टोटल सिस्टम में चार्ज निकालेंगे तो टोटल सिस्टम में चार्ज जीरो आ जाएगा। मतलब कि जो नेट चार्ज की वैल्यू आई मेरे पास, नेट क्यू इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब इनिशियली हमारे पास न ग्लास के पास कोई चार्ज था न सिल्क के पास कोई चार्ज था। जब हमने इन दोनों को रब किया, रब करने के दौरान हुआ क्या, रब करने में इन दोनों के पास कुछ चार्ज आए। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकली चार्ज बन गया, ये भी इलेक्ट्रिकली चार्ज बन गया। तो हम खुश हो गए कि हमने क्या कहा कि हमने इस लॉ को वायलेट कर दिया कि यार हमने इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप कर लिए। लेकिन नेचर में क्या था, ग्लास रॉड के अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पहले से थे, लेकिन
क्या जितने इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, मैंने तुम्हें बताया भी है कि अगर किसी एटम के अंदर हम क्या देखते हैं कि उसमें प्रोटॉन भी होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो टोटल जो चार्ज पार्टिकल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेट चार्ज की वैल्यू 0 होती है। नेट चार्ज अगर किसी सिस्टम पर आएगा तो वही उसके चार्ज को गवर्न करता है। सेम चीज यहाँ भी है, ग्लास रॉड के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस होंगे लेकिन नेट चार्ज की वैल्यू इनिशियली 0 होगी। वही सिल्क रॉड के अंदर भी इलेक्ट्रिकल चार्ज की वैल्यू 0 होगी इनिशियली, लेकिन जब हम दोनों को रब किया तो हमने फ्रिक्शनल चार्ज डेवलप किया और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, तो सिस्टम में कितना हो गया, लेकिन इतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा जितना नेगेटिव चार्ज आया, तो टोटल सिस्टम में नेट चार्ज की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। तो सिस्टम को अगर हम ओवरऑल एग्जामिन करें तो बिफोर द रबिंग एंड आफ्टर रबिंग तो टोटल चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर फॉलो करता है यहाँ पे ये रूल। जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल पे आपने देखा होगा, ये मेरे पास एक रेडियोएक्टिव रिएक्शन है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है, रेडियोएक्टिव रिएक्शन है, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिख रखी है। तो ये रेडियोएक्टिव रिएक्शन किस तरह से बिहेव करती है कि हमारे पास एक यूरेनियम 92-235 एक आइसोटोप है उसका, ठीक है, तो हमने उस पर एक न्यूट्रॉन को जाकर के क्या किया, हिट करवाया। जैसे हमने उसको न्यूट्रॉन एक हिट करवाया तो क्या होगा, अनस्टेबल होता है उसका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो डीके कर गया। डीके किसमें किया, बेरियम, क्रिप्टॉन और कुछ अदर न्यूट्रॉन में। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि यहाँ चार्ज कंजर्वेशन होल्ड होता है कि नहीं होता है। सभी न्यूक्लियर, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन तब प्रोसीड करती है जब उसमें सारे कंजर्वेशन लॉज अप्लाई होते हैं। अच्छा, बहुत सारे कंजर्वेशन लॉ आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक कंजर्वेशन लॉ क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज भी क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के पास तो कोई भी चार्ज नहीं होता, तो किसके पास होता है चार्ज, किसी भी एटम में प्रोटॉन के पास या इलेक्ट्रॉन के पास। तो यहाँ मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो प्रोटॉन के अंदर जो इधर अगर हमारे पास रिएक्टेंट पार्ट में जितने प्रोटॉन है, अगर वो प्रोटॉन आते हैं हमारे पास प्रोडक्ट पार्ट में बराबर आते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, नेट चार्ज की वैल्यू इनिशियल और फाइनल में सेम हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर कोई भी एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से रिएक्ट करता है और बेरियम स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियाई में डिके हो जाता है और एक यहाँ पर न्यूक्लियाई देता है और क्या देता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर इवॉल्व होती है। तो हमने देखा होगा कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन क्या होंगे रिएक्टेंट में, ठीक है, रिएक्टेंट में तो टोटल चार्ज पार्टिकल होंगे, रिएक्टेंट में टोटल जो प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे, 92, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन 0, इसके पास 92, तो 0 + 92 कितना आया, 92। लेकिन हम बात करेंगे अगर रिएक्टेंट की, सॉरी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट पार्ट में कितने प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट पार्ट में जो प्रोटॉन की वैल्यू है वो कितनी होगी, इसके पास कितने हैं 56 प्लस इसके पास कितने हैं 36, इसके पास कितने हैं 3, ठीक है, इसके पास कोई भी प्रोटॉन पार्टिकल नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐड करेंगे तो कितना हो गया 6 6 12, तो इसकी वैल्यू आएगी वो आ गई 92, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि जो इनिशियली रिएक्टेंट पार्ट में जो टोटल हमारे पास प्रोटॉन था, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी थी 92 + 92, और आफ्टर द रिएक्शन उसमें कोई अंतर नहीं आया। रिएक्शन में क्या हुआ, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही हमारे पास रिएक्टेंट पार्ट में जितने प्रोटॉन थे उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट पार्ट में प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, चार्ज बैलेंस है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ फॉलो हो रहा है। लेकिन उस टाइम पर जब हम बहुत पहले इस कंजर्वेशन ऑफ लॉ को डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स थी। सर्टेन प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, आपने न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम सुना होगा, तो न्यूक्लियर बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है तो बहुत सारी लॉट्स ऑफ हीट निकलती है, ठीक है। तो उस टाइम पे आइंस्टाइन का मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी आया था। आइंस्टाइन का मास एनर्जी लॉ कंजर्वेशन क्या था कि E = mc², जो हमारी पास एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है और जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास एनर्जी है और मास है उसके बीच उसने एक रिलेशन बताया था, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमें क्या हो जाता है कि हमारे पास कहीं पर भी मैटर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में। और अगर किसी मैटर के पास इलेक्ट्रिकल चार्ज है और वो नेचर में डिस्ट्रॉय हो गया, वो खत्म हो गया, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज है इस होल यूनिवर्स का, जो कि 0 है, वो नेट चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मेरे पास कहीं पर, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास कहीं पर एक एटॉमिक बम एक्सप्लोड हुआ तो होगा क्या, लेट्स सपोज मेरे पास इनिशियली पूरे यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है वो क्या है 100 चार्ज है, 100 प्लस भी है और 100 माइनस भी है, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर जब ये न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड करेगा तो क्या होगा, सम ऑफ द पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेट्स सपोज मैंने कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास,
तो न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस तो हमारे पास हैवी होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता इजीली, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया। तो हमने कहा कि लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन, मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन, समझाने के लिए मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया सिस्टम से। अब एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होकर के क्या बन गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अब जो आफ्टर द रिएक्शन मेरे पास 100 तो पॉजिटिव चार्ज हो गए, लेकिन 99 क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज हो गए। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी उस टाइम पे साइंटिस्ट के लिए, जो हमारे पास टाइम पे साइंटिस्ट इस फील्ड में काम कर रहे थे, तो उनके लिए प्रॉब्लम आ गई कि अब हमारे पास चार्ज कंजर्वेशन लॉ यहाँ पर यूनिवर्सल बिहेवियर शो नहीं कर रहा, चार्ज कंजर्वेशन फेल हो रहा है। लेकिन बाद में 1929 1930s के आसपास डिराक साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरीज में ये बताया कि हमारे पास जो नेचर में सिंपल एक चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरी सोची गई और बाद में जाकर के प्रूव भी हुआ कि नेचर में जब भी ऐसी कोई रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन अपने साथ, इलेक्ट्रॉन अकेले डिस्ट्रॉय नहीं होता। नेचर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपने एक सेम नेचर का एक चार्ज होता है जिसे हम नाम दिया पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो उसे नाम दिया एंटी पार्टिकल्स होते हैं। हर एक पार्टिकल्स के बाद अपना एक एंटी पार्टिकल होता है, वो एंटी पार्टिकल भी नेचर में डिस्ट्रॉय होता है। तो हमें क्या देखने को मिला कि जब ये डिस्ट्रॉय हो रहा था तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक पॉजिट्रॉन, जिसका नाम हमने दिया, जो जिसका बिहेवियर सेम है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसे, उसका मास भी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसे है, लेकिन उसमें चार्ज में क्या है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो वो अकेले डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो अपने साथ एक पॉजिट्रॉन को भी डिस्ट्रॉय, पॉजिट्रॉन भी उसके यहाँ डिस्ट्रॉय होता है। और हमारे पास हुआ क्या, फिर क्या हो गया, अगर पॉजिट्रॉन भी डिस्ट्रॉय होता तो एक पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया, तो यहाँ पर भी 99 प्लस चार्ज हो गए। तो अब सिस्टम का पहले इनिशियल टोटल चार्ज कितना था, नेट चार्ज सिस्टम में कितना था, 0। अब जो आफ्टर द रिएक्शन नेट चार्ज कैसा हो गया, 0। फिर ये डिराक की थ्योरी से हमें क्या पता चला कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास क्या है, वो क्या है, एक यूनिवर्सल लॉ है, इस तरह से हम उसको शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये इसकी रिएक्शन किस तरह से हम इसको नोट करेंगे। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, और एक पॉजिट्रॉन आता है, दोनों आपस में हाईली जब रिएक्ट करते हैं या दोनों आपस में टकराते हैं, टकराने पर हमारे पास क्या होती है, एनर्जी निकलती है, गामा, गामा मतलब एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। तो ये क्या है मेरे पास, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन आपस में रिएक्ट करके क्या हो जाता है, या आपस में टकराते हैं, बहुत एक्सप्लोजन होता है, तो वहाँ पर एनर्जी निकलती है। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एनहिलेशन रिएक्शन। एनहिलेशन मतलब बिल्कुल नष्ट होना, खत्म होना, तो क्या होती है, एनहिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर पूरा सिस्टम में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और सिस्टम फिर से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन गया। तो हमारे कंजर्वेशन लॉ क्या हो गया, होल्ड हो गया। अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन नेचर में जब हम देखते, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कहीं पर एनर्जी हो और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर पाए। लेट्स सपोज मेरे पास हाई एनर्जी क्या है, गामा रेज है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या रखा है, एक प्लेटिनम का ब्लॉक रखा है। जो प्लेटिनम होता है वो बहुत हैवी मेटल होता है, ठीक है। तो जो गामा रेज यहाँ से आ रही होंगी वो इसमें जाकर के एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गई। तो फिर एब्जॉर्ब होने के बाद वो गई कहाँ, ठीक है, तो उनको हमने स्टडी किया, उनके बारे में बहुत सारे स्टडी किया। तो बाद में आइंस्टाइन ने या और साइंटिस्ट ने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि जब ये ऐसे आ रहे थे तो इनमें जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो गए, ये जो एनर्जी थी वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो गई। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गई। तो फिर से प्रॉब्लम आ गई कि अगर इलेक्ट्रॉन बन गया तो हमारे पास फिर से चार्ज पार्टिकल कंजर्वेशन लॉ होल्ड नहीं होगा। तो अब क्या दिक्कत करें, तो फिर से साइंटिस्ट ने सोचा कि कभी भी जब पार्टिकल्स बनते हैं तो अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फॉर्म नहीं होता। ये पार्टिकल कैसे होता है, ये पार्टिकल हमेशा पेयर में बनते हैं। जैसे यहाँ पर पेयर में डिस्ट्रॉय हो रहे थे एनिहिलेशन रिएक्शन में, तो ये जो प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोडक्शन होता है इनका, उसको वो कैसा होता है, वो प्रोडक्शन भी इनका पेयर में होता है। जैसे हमारे पास कहीं पर गामा रेज आ रही है, ठीक है, उनको हमने हैवी मेटल पर टकराया तो वो क्या हो गया, एनर्जी को मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से होगा, एक पॉजिट्रॉन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो जनरली होता क्या है, जब यहाँ से गामा रेज आ रही थी हैवी मेटल पर टकराई, तो जो हमारे पास इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो पेयर में बनते हैं हमेशा। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो ये दो हमारे पास जो थ्योरीज थी, इन दोनों ने थोड़ा सा साइंटिस्ट को दिक्कत में डाला कि हमारे पास चार्ज कंजर्वेशन किस तरह से हमारे पास होगा। हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन वगैरह खत्म होता है या हमें हमेशा इलेक्ट्रॉन बनता है अकेले, तो उस टाइम पर हमारे पास सिस्टम में जो नेट चार्ज की वैल्यू है वो कंजर्व नहीं रह पाती है। तो कंजर्व रखने के लिए फिर हमने एक नए पार्टिकल को सोचा जिसका नाम हमने रखा एंटी पार्टिकल। तो हर एक, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन होता है, सबका अपना एक एंटी पार्टिकल होता है।
तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का अपना एंटी पार्टिकल निकला E प्लस, जिसे हम नाम दिया पॉजिट्रॉन और इसका नाम दिया। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय होते हैं तो क्या बनते हैं, गामा रेज निकलती है। और यहाँ पर हमारे पास पेयर प्रोडक्शन जब होता है कि हमारे पास कहीं पर एनर्जी यहाँ पर आती है और हमने उसको किसी हैवी मेटल से बाय सम मेथड हम उसको क्या करें, अगर कन्वर्ट करें तो वो हमेशा सिंगल एक चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल प्लस उसके एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। तो नेट चार्ज होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट चार्ज इनिशियली जीरो है, प्लस और माइनस जीरो बना देंगे और फाइनली इनका फोटॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता, गामा रेज में अंदर फोटोन होंगे तो उनके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे चार्ज जीरो। तो यहाँ पे नेट चार्ज जीरो है और यहाँ पर भी नेट चार्ज जीरो है, यहाँ पर प्लस माइनस जितना प्लस है उतना माइनस है, तो नेट चार्ज दोनों से केस में क्या हो गया, कंजर्व कर गया। तो ये मेरे पास हमारे पास क्या था, इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहला हमने पढ़ा एडिटिविटी, सेकंड हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन और थर्ड हमने पढ़ा, आज हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, किस तरह से दो चार्जेस आपस में फोर्स लगाते हैं, वो कूलम्ब्स लॉ के अंदर समझ में आएगा हमें कि किस तरह से फोर्सेस आते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट।